अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लिमिटेशन एक्ट 1908 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 18 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड तक। आज पढ़ना है सेक्शन 19, 20, 21 और 22। ये 4 सेक्शंस पढ़ने हैं। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने लाजमी उसको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सामने बुक रख लें, बेयर एक्ट रख लें, लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 19 पे चले जाएं। सेक्शन 19 ये कहता है, अब इसके पॉइंट्स नोट करते जाना। सेक्शन 19 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, इससे मुराद है कि कोई भी जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, उस एक्नॉलेजमेंट को आप साइन कर देते हैं। जब आपने उस एक्नॉलेजमेंट को साइन कर दिया, जो इन राइटिंग में, राइटिंग फॉर्म में होती है, जब आपने एक्नॉलेजमेंट को साइन कर दिया, ठीक हो गया, तस्दीक कर दी, वेरिफिकेशन कर दी, मतलब साइन कर दिए, तो उसके बाद से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर आगे उसका फ्रेश जो होता है टाइम पीरियड, वो स्टार्ट हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन का टाइम लेने की, कॉज ऑफ एक्शन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। वहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, काउंट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को जब से आपने साइन कर दिया, वहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन वहां से बनती है, वहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। यहां तक क्लियर है पॉइंट। सेक्शन 19 का ये कंसेप्ट लिख लें। सेक्शन 20 पे चले जाएं। सेक्शन 20 ये कहता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। इसका नीचे कंसेप्ट लिखें। इससे मुराद ये है कि आपने किसी बंदे से कर्जा लिया है, कर्जा ले लिया, अब आपने उस बंदे का कर्जा देना है, ठीक है, वापस करना उसको कर्जा जो आपने उससे कर्जा लिया। जब आपने जिस दिन से आपने उसका कर्जे की पेमेंट करनी है ना, मैंने उसे कर्जा ले लिया, मैंने जिस दिन उस बंदे की पेमेंट करनी है, उस दिन से टाइम पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन वहां से, और उसका टाइम पीरियड कॉज ऑफ एक्शन का वहां से शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका भी ये कंसेप्ट है कि एक बंदे से आपने कर्जा लिया, तो जिस वक्त आपने उस कर्जे की पेमेंट करनी है, वहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हम कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम ही पढ़ रहे हैं, पीछे से जो सीरीज चल रही है, तो लिहाजा उसके हिसाब से आपका टाइम पीरियड, जब आपने कर्जे की पेमेंट करनी है, वहां से टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा, वहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा। वहां से कॉज ऑफ एक्शन जो है वो आपकी बनती है, उस सेंस में कि आपकी कॉज ऑफ एक्शन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगला चले जाएं सेक्शन 21 की तरफ। सेक्शन 21 ये कहता है कि एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, इससे देखना, ऊपर हमने पढ़ा कि एक्नॉलेजमेंट को साइन कर देना, ठीक हो गया, सेक्शन 19 में एक्नॉलेजमेंट को साइन कर देना। अब एक बंदा वो नहीं आ पाता, कोई डिसेबिलिटी हो गई है, उसके बिहाफ पे उसका ऑथराइज्ड एजेंट आके उस एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर देता है। क्योंकि वो एक्चुअल बंदा नहीं आया, उसके बिहाफ पे एजेंट साइन कर रहा है, तो वहां से भी टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि सर ओरिजिनल बंदा तो है ही नहीं है, उसका एजेंट आया हुआ है, तो लिहाजा टाइम पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा, टाइम पीरियड को यही रोके रखें क्योंकि एजेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। बेशक उसके बिहाफ पे एजेंट आ गया, उसके बिहाफ पे एजेंट ने आके, एक्चुअल बंदे के बिहाफ पे एजेंट ने आके साइन कर दी एक्नॉलेजमेंट पे, वहां से भी टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, वहां से टाइम पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा, बेशक एजेंट भी है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला आ जाता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इससे मुराद ये है कि सूट फाइल होता है, उसमें प्लेंटिफ आता है, उसमें जो है वो डिफेंडेंट आता है। वो इस सेंस में कह रहा है कि कोई भी दावा, कोई भी सूट, उसके अंदर कोई मुद्दई प्लेंटिफ ऐड करना है या सब्सटीट्यूट करना है,
इसी तरह डिफेंडेंट ऐड करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो भी ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा, आया कि वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, तो जो भी ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा उसका टाइम पीरियड वहां से शुरू होगा, उसका टाइम पीरियड वहां से काउंट होना शुरू होगा। नया बंदा मुदई है ना, एक प्लेंटिफ है, ठीक है, एक और ऐड करना है, तो जो नया ऐड किया उसका टाइम पीरियड ऐसे ही होगा जैसे न्यू का है, तो वहां से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। इसी तरह डिफेंडेंट है, नया है, तो वहां से जब से उसको नए को ऐड किया, ठीक है, वो आपने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन सी करके, तो उसके बाद उसका भी टाइम पीरियड वहां से स्टार्ट होगा। इसी तरह उसको बदला है, सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, उसके बदले में ये अली नहीं था, हसन को रखना है, तो हसन को रख लिया, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। इसी तरह प्लेंटिफ डिफेंडेंट का ये है, ऐड करो सब्स्टिट्यूट करो, जब आपने कर लिया ऐड और जब आपने कर लिया सब्स्टिट्यूट, वहां से उसका टाइम पीरियड फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल नोट कर लें, इसकी इलिस्ट्रेशन है, इसकी एग्जांपल ये है, इसका इंस्टांस ये है। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा सूट फाइल कर देता है, सूट फाइल कर देता है, उसके अंदर ना दो डिफेंडेंट्स होते हैं। एक डिफेंडेंट को तो नोटिस चला गया, वो आ गया, अपीयर हो गया, उसने 30 दिन के अंदर जो है वो क्या कर दिया, जवाब दावा दाखिल कर दिया, क्योंकि 30 दिन का टाइम होता है जवाब दावे का। रिटन स्टेटमेंट उसने 30 दिन के अंदर फाइल करनी है, उसने 30 दिन के अंदर फाइल कर दी। एक डिफेंडेंट है, उसको नोटिस ही नहीं मिलते, उसको मिलते भी हैं तो लिहाजा वो उसका टाइम पीरियड जो उसी केस के अंदर वो आता है 29वें दिन जाके। तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पास हर सिर्फ एक दिन रह गया जवाब दावा दाखिल करने का क्योंकि वो 29वें दिन आया, नहीं, वो 29वें दिन आया, बेशक 28वें दिन आया, बेशक 27वें दिन आया, उसका टाइम पीरियड पूरा का पूरा वहीं से स्टार्ट होगा, उसको 30 के 30 दिन मिलेंगे जवाब दावे के। ठीक हो गया, पहला तो आ गया, उसको नोटिस मिले, उसको जब वो अपीयर हो गया तो कोर्ट ने कह दिया आपके पास 30 दिन का टाइम है जवाब दावे का। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है आगे कि सर जी मुझे पता नहीं लगा, मुझे अब पता लगा, 25 दिन गुजर गए हैं, तो कोर्ट वहां पे आ गया, तो वहीं से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, उसको भी फिर 30 दिन मिलेंगे। ये नहीं कि उसने 25 दिन जाया हो गए उसके, नहीं, ठीक है, जब से वो आएगा वहां से उसके टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और उसको फिर 30 दिन मिल जाएंगे जवाब दावे के कि आप अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करें और इसको कंटेस्ट करें। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट था कि ऐड करें या सब्स्टिट्यूट करें, उसका टाइम पीरियड वहीं से स्टार्ट होगा। एक बंदा आ गया, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, एक बंदा लेट आया, उसको नहीं पता लगा, उसका टाइम पीरियड वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वहां से उसका टाइम पीरियड आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका कंसेप्ट। सेम इसी तरह सूट में भी होगा, सेम इसी तरह एप्लीकेशन में भी है, सेम इसी तरह कोई भी चीज है तो उसमें ऐसे ही टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था कि आपने ऐड करनी है या सब्स्टिट्यूट करने हैं तो उस बंदे का, प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट को, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड वहीं से स्टार्ट होगा। और इसकी एग्जांपल भी याद रखना कि एक बंदे को 2 डिफेंडेंट है, 3 डिफेंडेंट है, 4 डिफेंडेंट है, जितने भी डिफेंडेंट है, ठीक है, उसको जवाब दावे का टाइम मिला 30 दिन का। कॉमन सेंस की बात है, 30 दिन का टाइम होता है। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो पहले आ जाता है, मुद्दा लायक पहले आ जाता है, डिफेंडेंट पहले आ जाता है, दूसरा जो है वो कोई लेट आता है, उसको नहीं पता चलता। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड वहां से स्टार्ट होगा, उसको फिर वहां से 30 दिन मिलेंगे कि आपके पास ये रेमेडी है, आपके पास 30 दिन नहीं है यहीं से। ठीक है, तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। तो बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे फर्दर सेक्शंस की तरफ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।